varicocele, Diwali Safin. This is second part on the topic of varicocele. In first part, we have discussed up to the effect on spermatogenesis of varicocele. अब इस लेक्चर में हम इसके आगे की चीज़ें देखेंगे, स्पेशली व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स इन केस ऑफ वेरिकोसील. सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे. तो हिस्ट्री में फर्स्ट चीज़ है पेशेंट की एज जो होती है. ये कंडीशन ज़्यादा कॉमन है यंग इंडिविजुअल्स में, और ये डिसीज़ जो है या ये एलिमेंट जो है ये ज़्यादातर हॉट क्लाइमेट में होता है, और इस बीमारी से टॉल, थिन और ऐसे पेशेंट जो विसेरोप्टोसिस का शिकार हो, ये 1/4 टाइम ज़्यादा अफेक्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल मेन. मतलब जो अडल्ट मेल है इनका स्ट्रक्चर, इनकी हैयत पर भी डिपेंड होता है इस डिसीज़ का. अगर उसकी हाइट ज़्यादा है तो टेस्टिकुलर आर्टरी की भी हाइट और टेस्टिकुलर वेन की भी हाइट ज़्यादा होगी या उनकी लेंथ ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से देर तक वेनस कंजेशन या वेनस स्टेसिस की वजह से वेरिकोसील होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. इसी तरह से ऐसे अफराद जो विसेरोप्टोसिस का शिकार हों वो भी इस बीमारी से मुतासिर होने के ज़्यादा प्रोन होते हैं. इसमें ऑन एग्ज़ामिनेशन या जो पेशेंट का कंप्लेन होगी तो चीफ कंप्लेन ये होगी स्वेलिंग इन स्क्रोटम. इसके अलावा ड्रैगिंग पेन इन द ग्रोइन एंड स्क्रोटम विच गेट्स वर्स्ट ऑन प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग. पेशेंट कंप्लेन करेगा कि उसको ड्रैगिंग, कोई खींचने वाला दर्द महसूस होता है ग्रोइन में और स्क्रोटम में, और ख़ास करके वो बढ़ जाता है या वर्स्ट हो जाता है प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग केसेस में. जो डिसीज साइट होगी हो सकता है कि ज़्यादा सोलन दिखे देन द अनअफेक्टेड साइड. कुछ मरीज़ जो हो सकते हैं वो ओलिगोस्पर्मिया का भी शिकार हो सकते हैं, या जब हम उनकी सेमिन एनालिसिस करेंगे तो ऐसे अफराद में या वेरिकोसील से मुतासिरा अफराद जो होंगे इनके सेमिन एनालिसिस करने पे पता चलेगा कि दे आर सफरिंग फ्रॉम ओलिगोस्पर्मिया. ओलिगोस्पर्मिया मतलब होता है कि सेमेन में स्पर्म का जो नॉर्मल काउंट है उससे कम हो जाए, लेस देन 2000. एग्ज़ामिन, पहले हम पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन में एग्ज़ामिन करेंगे, क्योंकि जो वेरिकोसील होता है ये कंडीशन डिसअपियर हो जाती है लाइंग पोजीशन में. अगर रीनल सेल कार्सिनोमा की कंडीशन है तो इस कंडीशन में लाइंग पोस्चर पर भी वेरिकोसील जो है वो डिसअपियर नहीं होगा. ऑन पाल्पेशन हमें बैग ऑफ वर्म्स ऐसे लगा किसी थैली में कुछ वर्म्स हैं, हमें वर्म लाइक फीलिंग होगी, जैसे कि अर्थ वर्म्स वगैरह होते हैं. अगर उनको हम किसी बैग में रख के पाल्पेट करें बिटवीन इंडेक्स फिंगर एंड थंब तो जो फील आएंगी वैसा ही फीलिंग जो है हमें ऑन पाल्पेटिंग द स्क्रोटम स्पेशली वेरिकोसील्स. जब हम पेशेंट को कफिंग के लिए कहते हैं, पहले हम स्क्रोटम को होल्ड करके रखेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स फिंगर एंड थंब, एंड देन विल आस्क द पेशेंट टू कफ. जब पेशेंट कफ करेगा तो जो पाल्पेटिंग फिंगर्स हैं उनके दरमियान में हमें इम्पल्स लाइक थ्रिल फील होगी. जब हम सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग को ऑक्लूड करते हैं, बंद करते हैं विद द हेल्प ऑफ थंब, और पेशेंट को
खड़े होने के लिए कहेंगे, तो इस कंडीशन में जो वेरिकोसील होता है ये नीचे से भरना शुरू होता है, या वेंस जो होती है वो नीचे से फिलअप होना शुरू होती हैं। तो जो स्वेलिंग होगी वो रीअपियर होगी फ्रॉम डाउन या फ्रॉम बिलो टू अपवर्ड, नीचे से ऊपर की तरफ ब्लड की फ्लिंग होगी। बो साइन, इसमें क्या होता है कि हम वेरिकोसील को या डायलेटेड जो वेन्स हैं इन्हें पाल्पेटिंग फिंगर्स दैट इज़ थंब और इंडेक्स फिंगर के दरमियान में होल्ड करते हैं और पेशेंट को ब्लो करने के लिए कहते हैं। या जब पेशेंट बो करता है तो उसकी वजह से वेरिकोसील की जो साइज़ होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। इसका मेन मैकेनिज़्म ये होता है, जब पेशेंट बो करता है, झुकता है, तो इस कंडीशन में जो ब्लड फ्लो होता है टेस्टिकुलर वेन और पैम्पिनिफॉर्म प्लेक्सेस में, तो वो ब्लड फ्लो वहाँ का रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी साइज़ जो है वेरिकोसील की साइज़ भी कम हो जाती है। इसी तरह से लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस में अफेक्टेड साइड जो होगी उस साइड की टेस्टिस जो है उसकी साइज़ स्मॉल हो जाएगी और वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल टेस्टिस। वेरिकोसील की कुछ ग्रेडिंग की जाती है। फर्स्ट ग्रेड में वेरिकोसील जो है वो पाल्पेबल होता है एट द टाइम ऑफ वॉल्सल्वा मैन्यूवर। इसमें क्या होता है, पेशेंट को हम मुंह और नाक बंद करके मुंह में हवा भरने के लिए कहते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर पड़ता है और इंडेक्स और थंब फिंगर से हम स्क्रोटम को होल्ड करते हैं एट द बेस ऑफ द टेस्टिस। तो उस वक्त हमें वेरिकोसील होगा वो फील होगा। तो ये क्या हुआ, ग्रेड फर्स्ट हुआ कि सिर्फ ड्यूरिंग और आफ्टर वॉल्सल्वा मैन्यूवर हमें वेरिकोसील पाल्पेट हो रहा है। जो ग्रेड सेकंड होता है इसमें वेरिकोसील पाल्पेबल होता है रूटीन फिजिकल एग्जामिनेशन में और हमें वॉल्सल्वा मैन्यूवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और थर्ड में वेरिकोसील जो होगा वो विजिबल होगा, सेकंड में वो पाल्पेबल होगा और थर्ड में विजिबल होगा टू द आई एंड पाल्पेबल ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन। ये है ग्रेड फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट में हमने क्या देखा था, इसमें वॉल्सल्वा मैन्यूवर करने के बाद ये होगा, ये हमें विदाउट वॉल्सल्वा मैन्यूवर पाल्पेबल होगा और ये विथ आई विजिबल होगा। डायलेटेड वेसल्स जो हैं ये नेकेड आइज से ओवर द ये एट द रूट ऑफ टेस्टिस ऑन स्क्रोटम स्किन दे विल बी विजिबल। अब हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस करनी है। तो वेरिकोसील की डिफरेंशियल जो डायग्नोसिस होती है वो हाइड्रोसील, इंग्वाइनल हर्निया, लिम्फेरिक्स और लाइपोमा ऑफ द कॉर्ड से करना होता है। हाइड्रोसील की कंडीशन में हमें फ्लूइड थ्रिल मिलेगी, इसके अलावा ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट जो है वो पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन इन केस ऑफ वेरिकोसील ट्रांस इल्यूमिनेशन जो है वो हमें निगेटिव मिलेगा। इसके अलावा इंग्वाइनल हर्निया अगर हो रहा है तो इसमें गेटिंग अबाउट द स्वेलिंग विल बी नॉट पॉसिबल और डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसकी बेस जो हम यूएसजी से कर सकते हैं। कफ इम्पल्स मिलेगी, लिम्फावेरिक्स, इसकी जो फीलिंग होती है अपवर्ड होती है, और इसी तरह से लाइपोमा ऑफ द कॉर्ड मिल सकता है जिसकी कंसिस्टेंसी सॉफ्ट और डफी होगी और इसकी साइज़ रिड्यूस नहीं होगी, साइज़ जो है वो सेम रहेगी स्टैंडिंग पोजीशन में भी और लाइंग पोस्चर में भी। नाउ द इन्वेस्टिगेशंस, हमें क्या इन्वेस्टिगेशंस कराना है टू डायग्नोज द वेरिकोसील और टू कंफर्म अ डायग्नोसिस वी हैव टू डू वेनस डॉपलर of the scrotum
एंड ग्रोइन, हमें ग्रोइन और स्क्रोटम का वेनस डॉपलर कराना है। दिस इज़ अ कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक टूल। इसके अलावा यूएसजी एब्डोमेन करेंगे अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि किडनी ट्यूमर या हाइपरनेफ्रोमा ऑफ द किडनी है। इसी तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म काउंट के ऊपर इस वेरिकोसील का क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, ये जानने के लिए हम सीमेन एनालिसिस कराएंगे और इस पे ख़ास तौर पर स्पर्म काउंट को देखेंगे। स्पर्म काउंट और स्पर्म मोटाइल हैं, नॉन मोटाइल हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। अब इसका ट्रीटमेंट, अगर ये हम ख्याल कर रहे हैं कि इस वेरिकोसील की वजह से या ये वेरिकोसील इनफर्टिलिटी का कॉज नहीं बन रहा है और ये पेनफुल नहीं है और इतना लार्ज नहीं है कि ये पेशेंट को डिस्टर्ब कर रहा है, तो इस कंडीशन में कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड ऑफ ट्रीटमेंट व्हेन वेरिकोसील इज़ नॉट contributing infertility or not painful and not large enough to disturb the patient। ठीक है, अगर स्क्रोटल सपोर्ट और रीअश्योरेंस ही काफ़ी होगा ऐसे पेशेंट्स में, ताकि पेशेंट को डिस्कम्फर्ट को हम रिलीव कर सकें, उसके बेचैनी को ख़त्म कर सकें। इसके लिए हमें सिर्फ स्क्रोटल सपोर्ट के लिए कहना है, जिसके लिए हम टाइट अंडरवेयर या फिर ट्रस वगैरह यूज़ करने के लिए कह सकते हैं। अब सेकंड आता है ऑपरेटिव ट्रीटमेंट। ऑपरेशन का इंडिकेशन ये है कि जब वेरिकोसील पेनफुल हो और पेशेंट को वरी कर रहा हो, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट लेने के बावजूद, और या इतना बिग हो कि जिसकी जो डिस्टर्ब कर रहा हो पेशेंट को, या इनफर्टिलिटी में इसका योगदान रहे, या वेरिकोसील का की वजह से इनफर्टिलिटी उसको हो रही हो, या वेरिकोसील होने की वजह से, फोर्थ पॉइंट ये आता है कि वेरिकोसील होने की वजह से टेस्टिस जो है वो एबनॉर्मली लो लेवल पर हैंग करें। ये कंडीशन ऐसी हो कि पेशेंट उसकी जॉब के लिए अनफिट हो, मेडिकली अनफिट हो। दिस कंडीशन, दैट इज़ वेरिकोसील मेक्स वन पर्सन मेडिकली अनफिट फॉर एनी जॉब। तो ये सारी जो इंडिकेशंस हैं फॉर ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, दैट फर्स्ट वन इज़, पहले तो वो पेनफुल हो और पेशेंट को वरी करे। दूसरा, बहुत ज़्यादा उसकी साइज़ हो जिसकी वजह से पेशेंट डिस्टर्ब हो रहा हो, या फिर इसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो रही हो, या इसके डायलेटेशन की वजह से या वेट की वजह से टेस्टिस जो है वो एबनॉर्मली लो लेवल पर हैंग करे, या फिर पेशेंट को वो मेडिकली अनफिट कर दे किसी जॉब के लिए, तो तब हम ऑपरेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। अब क्लासिकल ऑपरेशन जो होता है, इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, क्लीनिंग और ड्रैपिंग की जाती है स्क्रोटल और इंग्वानल रीजन की विद अ स्टेराइल होल टावेल। यूजुअली ये प्रोसीजर जो है स्पाइनल एनेस्थीसिया में दिया जाता है। इसमें जिस तरह हम इंग्वानल हर्निया के लिए इंसिजन देते हैं, ऑब्लिक इंसिजन ओवर द इंग्वानल लिगामेंट 1.5 इंच अबव इंग्वानल लिगामेंट, इसी तरह हम वहाँ इंसिजन देंगे जो कि ऑब्लिक इंसिजन होगा। इसी तरह से हम स्पर्मेटिक कॉर्ड को डाइसेक्ट करेंगे फ्रॉम सराउंडिंग स्ट्रक्चर। इसके बाद उसकी कवरिंग्स को केयरफुली स्प्लिट करेंगे, जिसमें से हम कॉर्ड को सेव कर लेंगे, वॉस डिफरेंस को और उसकी आर्टरी को, और इसके अलावा 2 वेन को, पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस की 2 वेन और नर्व फाइबर्स को हम अलहदा कर लेंगे और इन्हें एक गॉज को रोल करके
इन सारे स्ट्रक्चर्स को सेपरेट कर लेंगे क्योंकि हमें इन्हें सेव करना है। अब बचते हैं वेरिकोसील। जो मास ऑफ वेरिकोसील होगा, जो मेन मास ऑफ वेरिकोसील होगा, उसे हम क्लैम्प करेंगे विथ द हेल्प ऑफ 2 क्लैम्प्स अबव एंड बिलो विथ अ गैप ऑफ 2 इंचेस बिटवीन। हमें 2 क्लैम्प लगाना है जिनके दरमियान में 2 इंच का फासला हो और इस 2 इंच के दरमियान में जो मेन मास रहेगा वेरिकोसील का वो रहेगा। इसके बाद हमें लाइगेट क्लैम्प लगाना है। क्लैम्प लगाने के बाद हमें लाइगेट करना है और फिर डिवाइड करना है अफेक्टेड वेन को। इसके बाद दोनों क्लैम्प्स को अप्रोक्सीमेट कर देना है, दोनों क्लैम्प्स को करीब ला देना है। इसके बाद जो मेन मास ऑफ पैम्पिनिफॉर्म प्लेक्सेस है, इसके प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड को डिवाइड कर देना है। फिर जो लाइगेचर, जो हमने दो लाइगेचर बनते हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल, इन दोनों लाइगेचर को एक साथ बांध देना है ताकि जो टेस्टिस है, अफेक्टेड टेस्टिस है, जो वेरिकोसील की वजह से हैंग थी एबनॉर्मली लो लेवल पर, तो वो ऊपर हो जाए, लिफ्टेड अप हो जाए, ताकि लिफ्ट अप हो जाए, ऊपर की तरफ उठ जाए, जो एबनॉर्मली लो लेवल पर हैंग कर रही थी टेस्टिस बिकॉज ऑफ वेरिकोसील। तो जब हम पैम्पिनिफॉर्म का मास ऑफ मेन वेरिकोसील, दैट इज़ मास ऑफ पैम्पिनिफॉर्म प्लेक्सेस, हम रिमूव करेंगे तो टेस्टिस अपनी नॉर्मल हालत पे आ जाएगी। अब सेकंड आता है स्क्रॉटल अप्रोच। पहला था क्लासिकल अप्रोच, दैट इज़ इंग्वाइनल अप्रोच। अब ये सेकंड है स्क्रॉटल अप्रोच। इसको लेस प्रीफर किया जाता है। इसमें हम वेरिकोसील को एक्सपोज करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए स्क्रॉटल इंसिजन। यहाँ पर हमें स्क्रॉटम पर इंसिजन देना होता है, जबकि क्लासिकल प्रोसीजर में हम इंग्वाइनल रीजन में इंसिजन देते हैं। इसके अलावा सिर्फ इंसिजन का फ़र्क है, बाकी जो होल प्रोसीजर हमने डिस्कस किया है इन क्लासिकल प्रोसीजर, तो वो इसमें सेम रहेगा। दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंसिजन का फ़र्क है। स्क्रॉटल अप्रोच में हम स्क्रॉटम पर इंसिजन देते हैं और क्लासिकल अप्रोच में हम इंग्वाइनल रीजन में इंसिजन देते हैं। इसका डिसएडवांटेज है, इसी वजह से इसको लेस प्रीफर किया जाता है। और इस डिसएडवांटेजेस में आता है, इसमें वेन को डाइसेक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है और इस एरिया में फ्री एनास्टोमोसिस अवेलेबल होती है, इसीलिए ये प्रोसीजर जो है मुश्किल से सक्सेसफुल होता है या इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं और इसमें ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और ब्लीडिंग जो है वो ज़्यादा तकलीफदा होती है इसमें ड्यूरिंग प्रोसीजर। और इसी तरह से स्क्रॉटल हिमेटोमा बन सकता है और इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से कन्वलेसेंट पीरियड में ये कॉम्प्लिकेशन का सबब बन सकता है, या कन्वलेसेंट पीरियड दैट इज़ पोस्ट ऑप पीरियड में स्क्रॉटल हिमेटोमा और स्क्रॉटल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से इसमें टेस्टिकुलर आर्टरी के डैमेज होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस फॉर स्क्रॉटल अप्रोच। एक ऑपरेशन आता है पैलोमो ऑपरेशन। इसमें टेस्टिकुलर वेन को लाइगेट करते हैं जस्ट अबव द डीप इंग्वाइनल रिंग, मतलब इंग्वाइनल कैनल से भी ऊपर डीप इंग्वाइनल रिंग के पास। डीप इंग्वाइनल रिंग के बाद जब टेस्टिकुलर वेन जो है वो टेस्टिकुलर वेन जो है सिर्फ 2 बचती है, तो वहाँ पे इंसिजन दिया जाएगा 1 इंच अबव द लेवल ऑफ डीप इंग्वाइनल रिंग। जहाँ पर डीप इंग्वाइनल रिंग पाई जाती है, डीप इंग्वाइनल रिंग कहाँ मिलती है? जब प्यूबिक सिम्फाइसिस और एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, इस लाइन को हम ज्वाइन करेंगे तो इसके मिड पॉइंट से 1.25 सेंटीमीटर अबव यहाँ पे हमें मिलती है डीप इंग्वाइनल रिंग। तो इस डीप इंग्वाइनल रिंग से 1 इंच ऊपर की तरफ इंसिजन दिया जाता है
उसके बाद पैराइटल मसल्स को हम सेपरेट करेंगे, जिसमें आती है एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस। ये सारी मसल्स को हम सेपरेट करेंगे और मसल्स को रिट्रैक्ट करेंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट और पेरिटोनियम को मीडियल साइड में हम रिट्रैक्ट करेंगे और टेस्टिकुलर वेन को एक्सपोज किया जाएगा, जो कि पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में मौजूद होती हैं, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी के लेटरल साइड में। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी के लेटरल साइड में पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में मौजूद होगी टेस्टिकुलर वेन, जिसे हमें एक्सपोज करना है और फिर उन वेन को लाइगेट करना है और डाइसेक्ट करना है। इसका एडवांटेजेस हैं कि ये सिंपल प्रोसीजर है, क्योंकि यहाँ पे वॉस डिफरेंस और टेस्टिकुलर आर्टरी ये सारी चीज़ें करीब नहीं होती। इन सब को डाइसेक्ट करना, सेव करना इजी होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल अलहदा से हमें टेस्टिकुलर वेन मिल जाएगी। इसके अलावा इसे हम लोकल एनेस्थेशिया में भी कर सकते हैं। इसमें टेस्टिकुलर ब्लड सप्लाई के हैम्पर होने के चांसेस बहुत कम होंगे, मतलब टेस्टिकुलर ब्लड सप्लाई बहुत कम मुतासिर होगी अगर टेस्टिकुलर आर्टरी लाइगेट भी हो जाए तब भी, क्योंकि कुछ आर्टरीज़ होती हैं जो वास डिफरेंस और क्रेमेस्टिक मसल्स की ब्लड सप्लाई करती हैं, तो इन आर्टरीज़ के ज़रिए टेस्टिस की ब्लड सप्लाई कंटिन्यू हो जाएगी, अकम्प्लिश हो जाएगी। इसका कुछ डिसएडवांटेज है, जिसमें मेन है कि 10% केसेस में ये ऑपरेशन वेरिकोसील को एग्रावेट कर देता है। अब आता है लेप्रोस्कोपिक वेरिकोसील लाइगेशन। लेप्रोस्कोपिक वेरिकोसील लाइगेशन, जैसे कि आजकल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आम हो गए हैं और बहुत इजी भी होते हैं। इसी वजह से ये एक आइडियल प्रोसीजर समझा जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्ट जो रहता है, क्लिप एंड डिवाइड द डायलेटेड टेस्टिकुलर वेन्स, या फिर वो वेन जो कि इंटरनल इंग्वाना रिंग पर मौजूद होती हैं। 5 mm का एक लेटरल पोर्ट बनाया जाता है। उस पोर्ट से इंस्ट्रूमेंट को पास करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है, सिंपल ग्रास्पिंग फोर्सेप होता है, ग्रास्पिंग फोर्सेप को हम पास करेंगे और वहाँ से हम वेसल्स को ग्रास्प करेंगे, पकड़ेंगे और एक मिड सब अम्बिलिकल, मतलब अम्बलाइकल्स के नीचे मिड सब अम्बिलिकल पोर्ट बनाएंगे, दैट इज़ प्यूबिक सिम्फाइसिस और अम्बिलिकस, इन दोनों के मिड पॉइंट पे जो होता है ये कहलाता है मिड सब अम्बिलिकल पोर्ट। यहाँ से हम पेयर ऑफ एंडोसीजर को इंसर्ट करेंगे, वहाँ से हम वेसल्स को पिकअप करेंगे फोर्सेप के ज़रिए और एक इंसिजन देंगे सीजर के ज़रिए। इसके बाद वास डिफरेंस और टेस्टिकुलर आर्टरी से टेस्टिकुलर वेन को हमें डाइसेक्ट करना है ओवर अ लेंथ ऑफ 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर की लेंथ तक हम टेस्टिकुलर वेन को डाइसेक्ट करेंगे फ्रॉम वास डिफरेंस एंड टेस्टिकुलर आर्टरी। इसके बाद एक लोअर मिड लाइन पोर्ट होता है, 10 mm का पोर्ट बनाएंगे, मतलब इस प्रोसीजर के लिए हमें 3 पोर्ट्स बनाने हैं, एक लेटरल स्मॉल पोर्ट, एक मिड सब अम्बिलिकल पोर्ट एंड द थर्ड वन इज़ द 10 mm लोअर मिड लाइन पोर्ट। ये 3 पोर्ट्स बनाते हैं फॉर इंडोस्कोपिक प्रोसीजर। तो इस लोअर मिड लाइन 10 mm पोर्ट से हम एक एंडोस्कोपिक लीगा क्लिप एप्लीकेटर इंट्रोड्यूस करेंगे और वेन्स को क्लिप करेंगे विद द हेल्प ऑफ लीगा क्लिप। उसके बाद एंडोसीजर से हम उसे कट करेंगे। 2 जगह क्लिप लगाएंगे और उन दोनों क्लिप के दरमियान का जो पार्ट रहेगा वो हमें क्लिप
दो दो क्लिप्स के दरमियान का जो पार्ट है वहाँ हमें इंडो सीजर से कट करना है, उस पार्ट को वहाँ से डिवाइड करना है विद द हेल्प ऑफ इंडो सीजर। इसका एडवांटेजेस ये हैं कि ये प्रोसीजर जो है वो 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। इसी वजह से हम इसे डे केयर प्रोसीजर दैट इज़ ओपीडी बेसिस पे भी हम इसे कर सकते हैं, या सेम डे पेशेंट को डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। तो आजकल ये प्रोसीजर ज़्यादा कॉमन हो गया है। यहाँ पर हमारा वेरिकोसिल टॉपिक कंप्लीट होता है।